मॉर्निंग वंस अगेन एक बार ऑनलाइन में भी सब लोग को आपको योद्धा डिफेंस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं किशोर मंडल आज से आप लोग का हिस्ट्री क्लास में लूंगा और कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री की जो चीजें हैं वो आपका मैं बेहतर करूं। तो जीएस के कई सेगमेंट आपको दिखाई पड़ते हैं, उसमें आप जीएस का मतलब ये होता है जनरल स्टडी, है ना। और जनरल स्टडी कहने का अर्थ है इसमें आपको हिस्ट्री एक पार्ट है, दूसरा आप जानते हैं कि हमारा पॉलिटी एक पार्ट है, तीसरा आप जानते हैं इकोनॉमिक्स एक पार्ट है, चौथा ज्योग्राफी एक पार्ट है, जो मेजर सेक्शन हमारा माना जाता है। इसके अलावा आपके आजकल जो है साइंस भी इसी में इंक्लूड कर दिया जाता है, साइंस है ना, जीएस में ही। अभी साइंस के अलावा इसमें आजकल एक नया सेगमेंट तैयार कर लिया है, इन्वायरमेंट, ईवीएस जिसको आप कहते हैं। और अगर कुछ चीजों को जोड़िएगा थोड़ा सा तो करंट तो करंट इज नथिंग, करंट कुछ नया नहीं है, बल्कि इन्हीं का कोई रिसेंटली जो चर्चा में होगा उसको हम लोग करंट मानते हैं। जैसे मान लेते हैं हिस्ट्री, जो सवाल बनते हैं या जो क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा इतिहास पढ़ करके वो सवाल को निकालते हैं, बशर्ते वो ये प्रयास करते हैं कि हाल फिलहाल में उनके जहन में, दिमाग में कौन सा चीजें, कौन सा शब्द उनको जो है सो चर्चा में रहा है और चर्चा में दिखा है। मान लेते हैं कि रिसेंटली में हाल फिलहाल में अभी कोई ऐसी न्यूज आया हो जैसे ताजमहल से रिलेटेड, अगर वैसी कुछ चर्चा में आया हो, अब ताजमहल जैसे ही छुआएगा पूरा तो ये ताजमहल से सारा क्वेश्चन बिगड़ेगा। देखिए कहां से, ताजमहल किसने बनवाया, इसका आर्किटेक्चर का निर्माण का जो स्टाइल होता है वो क्या होता है। मान लीजिए ये मुगलों ने बनवाया तो मुगलों के पूरा डायनेस्टी खंगाल लेगा, पूरा वंश उसका खंगाल लेगा। फिर इसके जो ताजमहल में जो स्टोन यूज किए गए हैं वो किस प्रकार के स्टोन है ना, मार्बल है तो सैंड मार्बल है, बलुई पत्थर है या व्हाइट मार्बल है, किस प्रकार का पत्थर है। मतलब आपको दिख रहा है सिर्फ वो घटना में ताजमहल है, लेकिन वो न्यूज में जब आता है ना और क्वेश्चन के बनाने वाले के जो माइंड में जब जाता है तो वो पूरा एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसको पूरा ढूंढ लेते हैं, वो एकदम हमें किस प्रकार की चीजें चाहिए और क्या चाहिए, उसी से वो करंट बन गया। तो करंट अफेयर कुछ नया चीज नहीं होता है, बल्कि जो हमारी पुरानी चीजें हैं वो कभी क्या होती है, नया बन के उभर आता है, उस पर कुछ चर्चा हो जाता है, कहीं कुछ घटना हो जाता है, वो न्यूज में आ जाता है। हाँ, साइंस के कुछ करंट अफेयर नए हो सकते हैं, नया इनोवेशन साइंस में, अभी 6G आ रहा है तो 7G आ जाएगा, तो ये हो सकते हैं आपके नए इनोवेशन में साइंस। लेकिन हिस्ट्री में भी करंट अफेयर हो सकते हैं, पॉलिटी में भी करंट अफेयर हो सकते हैं, इको में भी करंट अफेयर हो सकते हैं, ज्योग्राफी में भी करंट अफेयर हो सकते हैं। आप कहेंगे सर ज्योग्राफी में करंट अफेयर कैसे होगा, व्हाई नॉट। किसी जगह पर वोल्केनो आ गया, भूकंप, जिसको आप ज्वालामुखी कहते हैं, वो चर्चा में आया कि ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी किस प्रकार आता है, वोल्केनो, है ना, वोल्केनो के कारण कहां है, कौन कौन फेमस वोल्केनो वर्ल्ड में है, कौन एक्टिव है, कौन डोरमेंट है, अलग अलग प्रकार के सारे चीजों को आपको देखने मिलेगा, तो वो छान लेता है पूरा उसको। तो हम लोग ये समझने की प्रयास कर रहे हैं कि भाई जीएस के आपके पेपर हैं, सारे अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग वेटेज है। अब अगर उनमें हम थोड़ा सा आपको फोकस करें, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री की बात अगर मैं करूं तो मैं कहूं कि सर ये तो पीडीएफ में आ गया क्या, पेज मेन्यू इसका कहां चला गया। अगर मैं कहूं कि इसके अगर हम लोग हिस्ट्री के थोड़ा और अंदर जाकर के चीजों को समझते हैं कि हमारा वेटेज क्या है। सबसे पहले पिछले एग्जाम्स का जो 2024 तक का देखा गया है, उसमें आप देखिएगा है कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो है तो लगभग साल, प्रत्येक साल पूछा जा रहा है हिस्ट्री से। आपके टोटल आपके 100 मार्क्स का जीएस पेपर है, जनरल एप्टीट्यूड आप सब जानते हैं, और उस 100 में से आपके 20 से 25 का जो आपका मार्किंग देखने को मिलता है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था, उसमें मुझे दिखाई पड़ा कि एनडीए में खास करके जो एग्जाम है उसमें आपके 20 से 25, किसी साल 20, किसी साल 25, एक एवरेज देखने को मिलता है। हो सकता है किसी साल 18 भी हो, किसी साल 27, 27 भी हो, बट इट माइट बी बिटवीन द 20 एंड 25, ये हो सकता है। अब अगर हम बात करें आगे कि हिस्ट्री में हम ये तो हम देखें कि भाई ये हमारा वेटेज है, दूसरा हमें जो है हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए।
और सिलेबस हमारा क्या है, क्या क्या चीजें पढ़ना है, तो सिलेबस आपके सारे का प्रिंट आउट में भी होगा और जो ऑफिशियल वेबसाइट जो होता है उसमें भी ऑलरेडी दिया हुआ है, उस पर हम लोग जिक्र नहीं करेंगे, समय उसका वेस्ट नहीं करेंगे। अब हिस्ट्री अगर हम समझें तो हिस्ट्री है क्या, ये पहले आपको जानना चाहिए। बिल्कुल एकदम कॉमनली तरीके से आप इसको समझिए कि हिस्ट्री है क्या। क्या किसको कहिएगा इतिहास? बताइए आप, क्या नाम है आपका? हाँ, ध्रुव, ठीक है, इंग्लिश मीडियम से। हाँ, आप इंग्लिश मीडियम, ठीक है। आप बताइए कि क्या आप हिस्ट्री किससे समझते हैं और किससे कहते हैं? मतलब सिंपल एक लैंग्वेज में आप कहना चाहते हैं कि जो पास्ट इवेंट्स है, यही पास्ट इवेंट्स है, जो पास्ट की घटनाएं हैं, उसको आपने क्या कहा? हिस्ट्री कहा। ठीक है, कोई बात नहीं है भाई, मैं आपका बात से बिल्कुल राजी हूं कि पास्ट इवेंट्स। तो आप कहां से आते हैं? नहीं, यहां कहां से आते हैं? खेलगांव। तो खेलगांव से आते समय कल कुछ घटना आपके साथ हुआ होगा, कोई धक्का मुक्की देखे होंगे, रोड एक्सीडेंट देखे होंगे, या कहीं कुछ तो देखे होंगे। वो प्रश्न में पूछेगा आपसे, आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा, कुछ ना कुछ आजू बाजू में, घर गांव में ऐसा, वो घटनाएं आपके पूछेगा? नहीं। तो पास्ट इवेंट मतलब किसका पास्ट इवेंट? हम बीती हुई घटनाएं, तो आप तो कह दिए कि सर पास्ट इवेंट को हम इतिहास कहते हैं, और इतिहास में हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं। बट विच टाइप ऑफ पास्ट इवेंट्स विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन? कौन सी प्रकार का एग्जामिनेशन में आपके जो है सो पास्ट इवेंट्स पूछे जाएंगे? क्या क्या, जोर से बोलिए। इंपैक्टेड और कंट्री, आप कहते हैं कि सर हमारी कंट्री को जिसने इंपैक्ट डाला हो, प्रभाव डाला हो। देखिए, हम जनरली जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो हिस्ट्री हमारा होता है ह्यूमन हिस्ट्री, ध्यान रखिएगा, है ना। ह्यूमन हिस्ट्री मतलब मानव इतिहास। बात समझ में आया? आप कहेंगे सर मानव इतिहास, तो हम भी तो मानव है, कौन आपको जानवर दिख रहे हैं? ऐसा तो नहीं। तो मानव इतिहास आप पढ़ रहे हैं, ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन हिस्ट्री में भी क्या पढ़ेंगे? पहला चीजें जो आप पढ़ेंगे वो है ह्यूमन हिस्ट्री में, सबसे पहले आपके जहन में और दिमाग में और आपके ब्रेन में ये आना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए, शुड स्ट्राइक द सच टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट हु इज द ह्यूमन। ह्यूमन कौन है, कहां से आया, कैसी इसकी उत्पत्ति हुई, है ना। तो हम पहली बात कहते हैं क्या? ओरिजिन, यानी उत्पत्ति। ह्यूमन का क्या होना चाहिए? उत्पत्ति, जिसको ओरिजिन आप बोलते हैं। कैसे हुआ, ये थोड़ी चीजें हमें देखना पड़ेगा। और ओरिजिन होकर के आप कहते हैं कि सर हमारा जो पूर्वज है वो एप के जैसा माना जाता था, लंगूर नहीं। आपने 8, 9, 10 में कहीं ना कहीं ऐसा पढ़ा होगा कि हमारा पूर्वज, हमारा जो एंसेस्टर्स है, दे वर द एप, वो एप था, लंगूर था। और आज लंगूर से बढ़ते 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 खुद को अपने आप में इवॉल्व करते करते, जिसको आप कहते हैं उद विकास, खुद को चेंज करते 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 आज आप इस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। तो मानव इतिहास एक लंबी इतिहास है, ह्यूमन हिस्ट्री का एक छोटा मोटा इतिहास नहीं है। तो जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो हम कहते हैं कि 25 लाख साल पहले, लाख वर्ष पूर्व, मीन्स अगर हम कहें 2.5 मिलियन ईयर्स एगो, हमारा इसका हिस्ट्री है। उस समय से हम लोग इसको देख रहे हैं। अब अगर हम देखें इसको तो कहेंगे सर हमारा जो इतिहास होगा वो हम पूरे वर्ल्ड के सिनारियों में थोड़ा समझने के प्रयास करें। और ये हम समझने के प्रयास करते हैं कि सर हमारा जो हिस्ट्री होगा वो हम आपको एक छोटे मोटे मैप के माध्यम से आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूं। ये हमारा एक रफ आइडिया है वर्ल्ड का, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, एग्जैक्टली हम लोग को जरूरत भी नहीं है, मैप ड्राइंग करने नहीं आता, और हम लोग पेंटिंग का एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं कि हमें चाहिए कि इसको लोकेट करना है, देखना है, समझना है। देखिए, मानव के इतिहास की बात जब बात करते हैं हम लोग, ह्यूमन हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ह्यूमन हिस्ट्री में हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो मानव इतिहास है, ह्यूमन का जो हिस्ट्री है, वो लगभग 2.5 मिलियन ईयर्स एगो माना जाता है। ये क्या है 2.5 मिलियन ईयर्स एगो? क्यों?
क्योंकि कहता है जब पृथ्वी का ओरिजिन हुआ, जब अर्थ बना, ज्योग्राफी में आप देखेंगे कैसे सन से ही टूट टूट के सारे पार्ट्स बने, सोलर सिस्टम इसलिए उनको आप कहते हैं, सौर मंडल इसलिए आप कहते हैं उसे। तो जब हमारा सूर्य से ही सारे पार्ट को टूट टूट के बना, और सोलर सिस्टम, सूर्य तो बहुत दहकता हुआ लहकता हुआ आग की तरह है, नहीं तो आग में कोई जीव रह सकता है? एनी क्रिएचर कैन बी सर्वाइव? नहीं। तो ये भाई पृथ्वी भी तो उसी से बना है, अर्थ भी उसी से बना है, बट बिलियन ईयर्स एगो बना है, और धीरे धीरे ये जैसे जैसे दूर जाता गया पृथ्वी से, वैसे वैसे वो कोल्ड होता गया, ठंडा होता गया, और पृथ्वी का निर्माण होता है, अर्थ का फॉर्मेशन होता है। जब अर्थ का फॉर्मेशन होता है तो हम लोग ज्योग्राफी में उसको डिटेल्स में समझेंगे कि उसकी जब सारी कंडीशंस बदलता है, ज्योग्राफिकल कंडीशन होता है, तो धीरे धीरे उसमें वाटर का एग्जिस्टेंस होता है, एटमॉस्फेयर का एग्जिस्टेंस होता है, और लैंड का एग्जिस्टेंस होता है। तब जाकर के बायोस्फीयर, जहां पर ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, उसको हम लोग कहते हैं एग्जिस्टेंस होता है। इट मीन्स, मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं तो जहां जल, जहां पानी, जहां मिट्टी, सॉरी जल, हवा और मिट्टी, ये तीनों चीजें जहां पर आया, वहां पर जीव जंतु क्रिएचर्स का धीरे धीरे ओरिजिन शुरू हुआ। उस ओरिजिन में जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम के एक किताब लिखा है चार्ल्स डार्विन ने, उन्होंने इस बात को स्पष्ट समझाया है। दुनिया में पहली बार उन्होंने ही इस बात को समझाने के प्रयास किया कि पहली बार कोई जीव, कौन सा जीव आया, फिर उसके बाद कौन क्रिएचर आया, फिर कौन क्रिएचर आया, फिर कौन क्रिएचर आया, और मानव तक कैसे पहुंचा वो क्रिएचर। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक है जिसको लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। उसी में मनुष्य के ही नहीं बल्कि जितने स्पीसीज है उन सबके ओरिजिन कैसे कैसे हुआ है, इसको उन्होंने, उस गुत्थी को, उस सस्पेक्ट को उन्होंने सुलझाने की क्या किया है, कोशिश किया है। बट यू मस्ट रिमाइंड इट दैट, हमेशा इस बात को नोटिस रखिएगा, माइंड में रखिएगा कि कभी भी कोई भी चीज जो एग्जिस्टेंस में रिटेन उसका एविडेंस नहीं है, वो एक हाइपोथेसिस होगा। हाइपोथेसिस मतलब अंदाजा लगा के लोग लिखे हैं। आपके दादा परदादा अंकल रहे हैं क्या उस समय के, जो कहेंगे हाँ आपको सुना रहे होंगे, बेटा ऐसा ऐसा हुआ था, हम तो देखे थे। कभी आपको दादा ऐसा कहानी सुनाए? वो देखे ही नहीं, ना उनके दादा देखे, ना उनके दादा देखे। इसलिए एक हाइपोथेसिस कहा जाता है, संकल्पना कहा जाता है, हाइपोथेसिस कहा जाता है। अब हम कहते हैं आपको कि सूर्य जो है सो यहां से इतनी दूरी पर है, आपने जाके देखा है? माप सकते हैं क्या? या कोई माप सकता है क्या? एक हाइपोथेसिस है, एग्जैक्ट नहीं माप सकता है, एग्जैक्ट नहीं देख सकता उसका, ये परिकल्पना है। उसी तरह हिस्ट्री में भी अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि पूर्व में पहले एल्गे बना, जिसको आप शैवाल कहते हैं, जब जीव जंतु बन रहा था वैसे, फिर धीरे धीरे मछली बना, कछुआ बना, कछुआ से कुत्ता, बिल्ली, फिर जाकर के मानव की उत्पत्ति होती है, ओरिजिन बनता है, ह्यूमन बींग्स का ओरिजिन होता है। और ह्यूमन बींग जो आप एज इट इज प्रेजेंट फॉर्म में देख रहे हैं, देयर वाज नो सच टाइप ऑफ सिनेरियो, इस तरह की कोई सीन नहीं था वहां। वो सीन था मानव का जो हम 2.5 मिलियन ईयर्स एगो कह रहे हैं आपको, MYA मतलब मिलियन ईयर एगो नहीं। एनसीईआरटी का किताब पढ़िएगा 11 में, तो आपको यही चीज इसी तरह यूज किया हुआ मिलेगा, तो आप वहां समझ जाइए मिलियन ईयर एगो कह रहा है। उस समय जो चीजें था, उस समय जो वस्तु स्थिति था, आप कहेंगे 4 पैर से वो चलता था। 4 मतलब क्वाड्री, इंग्लिश में आप क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं ना, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। तो क्वाड्री और पैडल, साइकिल में पैडल मारते हैं ना, तो वही पैडल से बना पैर। तो 4 पैर, चारों को ये पैर के रूप में यूज करता था, और वो क्वाड्री पैडल कहलाता था। उसके दांत बड़े बाहर बाहर होते थे, उसके चेहरे का स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं था, तो बहुत कुछ डिफरेंट था। और जब मानव ने इस चीजों को सुलझाने की कोशिश किया, तो सुलझाते सुलझाते सुलझाते, ढूंढते, पास्ट जाते जाते, ढूंढते ढूंढते ढूंढते, आप कहेंगे सर ये कैसे पता करता है? इन चीजों को पता करने का जो मेथड है वो कार्बन 14 मेथड होता है, याद रखिएगा। किसी भी लिविंग बींग्स का अगर एज को पता करना हो तो कौन मेथड कहेंगे हम? कार्बन 14 मेथड। आप कहेंगे सर इस मेथड में क्या करते हैं? इस मेथड के तहत एक अंदाजा लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि अगर मैंने
किसी चीजों को एक सॉल्यूशन में रख दिया, एक लिक्विड में रख दिया, और हमने देखा कि 5 मिनट में ये गल गया, तो अंदाजा लगाता है कि अच्छा इतना देर बराबर 5 मिनट, तो शायद 5 लाख साल ईयर हो सकता है, ऐसा अंदाजा लगाते हैं। तो कार्बन को उसके जो बॉडी का, किसी भी बॉडी, कहीं से आपने एक्सकवेशन कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, कुछ चीजें बनवा रहे हैं, और बनाते बनाते एकाएक आपको मिल गया क्या, कोई ऐसी फॉसिल्स, हड्डी मिल गया, जिसको फॉसिल्स कहते हैं, जीव जंतु के अंश को फॉसिल्स कहते हैं, वो आपको मिल गया। तो मिल गया तो आप कैसे पता कर सकते हैं? तो पता करने के लिए लैब में जो इनकी विशेष ट्रेनिंग जो लोग लेके आते हैं, वो कार्बन 14 मेथड अप्लाई करते हैं, और वो इससे एक अंदाजा लगाते हैं कि इट माइट बी द 1000 ईयर्स, 2000 ईयर्स, 1 मिलियन ईयर्स टू 2 मिलियन ईयर्स एगो, ऐसा हो सकता है। बट मैं अगेन रिपीटिंग कि ये नहीं जरूरी है कि वो जे कह दिया है वही होगा, हो सकता है उससे कुछ ज्यादा साल, कुछ कम साल भी हो सकता है, लेकिन विद्वानों ने जो कह दिया है वो हम मान लिए। क्यों? हमको उस पर रिसर्च नहीं करना है। आप रिसर्च करने जाइएगा तो ये काम छोड़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए, नौकरी लेने के लिए जाइए, वही रिसर्च करना होगा। नहीं, हमें तो नौकरी लेनी है, हमें तो सीडीएस और एनडीए की प्रिपरेशन करना है, एग्जाम क्रैक करना है, हमारी मोटो होना चाहिए। तो क्यों लोड लें हम सीधे सीधे भाषा एक कहें? क्यों हम लोग बॉदर करें अपने आप को? व्हाई शुड वी बॉदर? हमारा काम क्या है? जो हिस्टोरियन ने, जो इतिहासकारों ने, जो ज्योग्राफर्स ने, जियोलॉजिस्ट ने, स्कॉलर्स ने, विद्वानों ने खोज के मेहनत करके ला दिया है, वो चुपचाप से हम अच्छे से समझ ले। दैट इज आवर ड्यूटी, वो हमारा काम होगा। ऐसे में आपको मैं बताऊं कि भाई कार्बन 14 मेथड से कोई भी फॉसिल्स का क्या करते हैं हम? एज ज्ञात करते हैं, लाइफ ज्ञात करते हैं। सवाल कई बार पूछता है कि किसी भी फॉसिल्स का एज को प्राप्त करने के लिए कौन से मेथड का प्रयोग करते हैं? कार्बन 14 मेथड, यूरेनियम 235 मेथड, ऐसे 4-5 मेथड्स आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से एक आपको क्लिक करना है। तो ध्यान रखिएगा, फॉसिल्स यानी जीव जंतुओं की एज को पता करने के लिए कौन मेथड? कार्बन 14 मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब विद्वान जो स्कॉलर्स है, उन लोगों ने क्या किया कि इन चीजों पर धीरे 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 उन्होंने रिसर्च करते करते पीछे जाते 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 और पहुंचे 2.5 मिलियन ईयर्स एगो। और उन लोगों ने एक निष्कर्ष ये निकाल पाया, कंक्लूजन ये निकाल पाया दैट कि शुरुआती तौर पर मानव को हम देखते हैं तो किससे देखते हैं? ऐप के रूप में। जो मानव है, मानव से मिलता जुलता सारा चीज, उसका बॉडी पार्ट सारा चीज था। और वो कहां का अवशेष मिला, कहां उसका हमें एविडेंस मिला, कहां रेसिड्यू मिला? तो इन्होंने कहा कि भाई ये अफ्रीका महादेश में मिला। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, आप जानते हैं ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महादेश है नहीं, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महादेश है, यहां पाया इसका एविडेंस। इसीलिए उस टर्म को इन लोगों ने अपने भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में, क्योंकि ये रिसर्च करने वाले अधिकतर कहीं ना कहीं जो है आपके ग्रीक के लोग, कहीं ना कहीं ब्रिटेन के लोग, कहीं ना कहीं अमेरिका के लोग, इधर के लोगों ने ही सारा रिसर्च करा। इसलिए उन्होंने अपने लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में, साउथ को वो कहते हैं ऑस्ट्रल, ऑस्ट्रल। और इन्होंने फिटिक्स मतलब होता है कोई बॉडी, इसलिए इन्होंने इस टर्म को क्या बोला? ऑस्ट्रोलोफिटिक्स, ऑस्ट्रोलोफिटिक्स इसको इन्होंने कह के बुलाया, ऑस्ट्रोलोफिटिक्स। बात समझ में आया? जो यहां एविडेंस पाया और सबसे पुराना मानव जो है उसका नाम दिया इन्होंने ऑस्ट्रोलोफिटिक्स। क्यों ऑस्ट्रोलो? क्योंकि ये साउथ में पाया था। भाई कुछ तो नाम दीजिएगा ना। आपके पास ये सेल फोन है तो आप कहते हैं ना एंड्रॉइड फोन है, इसी तरह से आपके पास तो इसके पहले वाला फोन होगा तो कहिएगा ना कीपैड फोन है, इसके पहले वाला जो फोन है मल्टीमीडिया फोन कहिएगा ना। सबका जनरेशन वाइज क्या होता है? नाम चेंज होता है। तो उसी तरह सबसे पहला इन्होंने ऑस्ट्रोलोफिटिक्स का नाम दिया। पहला मानव पूरी दुनिया में इन्होंने जो कहा वो क्या कहा? ऑस्ट्रोलोफिटिक्स। उसके बाद रिसर्च चलता रहा और कई जगह पर और भी एविडेंसेस पाते रहे। ये आपके ज्योग्राफी में, सॉरी ये आपके हिस्ट्री में, सिलेबस में उतना डिटेल नहीं है। फिर तो ये हो जाएगा सोशियोलॉजी का अध्ययन, सॉरी एंथ्रोपोलॉजी का, जिसको आप कहते हैं मानव शास्त्र, जो आपको पढ़ना नहीं है। हम मानव का एक समझ बनाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मानव की उत्पत्ति, ओरिजिन इस रूप में हुआ, और आप उसकी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे। कौन सी चीजों को पढ़ेंगे? आई वॉन्ट टू कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स, ये आपको कनेक्ट करने की कोशिश में कर रहा हूं। तो पहला मानव कौन? ऑस्ट्रोलोफिटिक्स। कहां मिला? अफ्रीका में। इसलिए इसको हम लोग क्या बोले? ऑस्ट्रोलो। इस देखिए, इसलिए वो लोग सब चीज को, इसका भी नाम क्या रखा? ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ये कहां है? साउथ में।
मैप में आप देखिएगा तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट ईस्ट और इधर वेस्ट। तो नीचे वाले को इन्होंने ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा। फिर कई वर्जन खोजे, जैसे इन्होंने फिर कहा कि मानव जो है ना अपने आप को हमेशा से चेंज करते रहा है जरूरत के अनुसार। क्या कहावत है कि मजबूरी आदमी को कोई भी काम करा सकता है। नहीं, आपका घर बिहार है, आपका घर कहां है? हाँ? मतलब कहाँ? बरही, हजारीबाग वाला बरही। हाँ, आप हजारीबाग से आए हैं, ये बिहार से आए हैं, आपको शौक लगा था? नहीं, कोई तो मजबूरी है कि हमको अच्छे कंपटीशन की तैयारी करनी है, अच्छे फैकल्टीज से पढ़ना है, अच्छे टीम के साथ पढ़ना है, फिर हमें एनडीए में जाना है। ये तो आपकी लाइफ की क्या है? एक मजबूरी है, या आप कह सकते हैं जरूरत है। दो ही बात कह सकते हैं, या मजबूरी या जरूरत। मजबूरी इसलिए क्योंकि हम इसके बगैर हम कंपीट नहीं कर सकते एग्जामिनेशन में, आप एकलौता तो परीक्षा देने वाले हैं नहीं। और जरूरत इसलिए क्योंकि ये हमारी पैशन है, हमारा लक्ष्य है कि हम सेवा करें देश का। और देश की सेवा करने के लिए आपको जो तरीका है, प्रोसेस है यही कि एनडीए में आपको एग्जामिनेशन लेना होगा और एग्जामिनेशन के बाद आप एक अच्छे रैंक और पोस्ट में सिलेक्शन हो सकते हैं। तो आपकी जरूरत है। तो जरूरत के अनुसार मानव अपने आप को क्या करता रहा? बदलता रहा, इवॉल्व करता रहा, चेंज करता रहा, हर पीढ़ी में बदलाव करता रहा। और हर पीढ़ी वाले ने कुछ ना कुछ बदलाव किया और उनको इन लोगों ने कुछ कुछ अलग अलग नाम दिया। जैसे किसी को रामाफिथिक्स, किसी को निएंडरथल, है ना, अलग अलग नाम दे दे करके इन लोगों ने क्या किया है? बुलाया है और इंडिकेट किया है। खास करके जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग, मानव शास्त्री लोग थे, वो आपको मैं लिखवाऊंगा अलग अलग कहां कहां कौन से साइट से हमें क्या क्या मिला है। अब ये बात आपने तो देख लिया, ये आपने समझ लिया कि भाई इस तरह से शुरुआत हुआ। अब मैं आपको एक छोटी सी टेल बताता हूं, कहानी बताता हूं, आपको समझाता हूं। उस कहानी से सारी चीजों को जोड़ने की प्रयास करिएगा, वो हर सब्जेक्ट आपका जुड़ जाएगा। आपने देखा ये जो मानव है, इनके बारे में कहा जाता है ये पेड़ पर रहते थे, ये नीचे नहीं आते थे। क्यों भाई? नीचे बड़े जानवर इसका शिकार कर सकते थे, क्योंकि बड़े जानवर बाघ का, टाइगर का, एनिमल का, है ना, इन सब का भोजन तो यही होगा, तो इसके शिकार कर सकते थे, हंट कर सकते थे। दैट्स वाई दे नेवर गेट डाउन ऑन द अर्थ, नहीं आते थे। लेकिन पानी पीने के लिए तो मजबूरन जाना पड़ता था कभी कभी, छुप छाप के। नहीं, ऐसे में बड़े जानवर इन्हें क्या करते थे? खा जाते थे, अपना शिकार बना लेते थे। और परिणाम यह होता था कि इन्हें डर होता था, भय होता था, हम नहीं जाएं नीचे। अब एक इमेजिनेशन में बता रहा हूं, दैट इज ट्रू, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इमेजिनेशन एक स्टोरी में बना रहा हूं, फ्रेम कर रहा हूं आपको बेहतर कंसेप्ट बनाने के लिए कि ऐसा हुआ होगा कि कभी ये पृथ्वी के नीचे आए होंगे और नीचे आकर जब आए तो इन्हें चारों तरफ से कोई एनिमल घेर लिया होगा। बड़े जानवर 4 पैर से चलते थे, नहीं, अब घेर ले, अगर आपको पता चले कि आज मुझे घेर लिया गया है, अब दिस इज द माई लास्ट डे और लास्ट मोमेंट, तब क्या करेंगे? चुपचाप होकर के हाँ हाँ खा लो मुझे, आई एम योर फूड, ऐसा करेंगे आप? ऐसा ही करेंगे? ऐसा ही करेंगे? आप रेसिस्ट करेंगे, प्रयास करेंगे बचने का। हो सकता है कुछ भी वही नहीं हो, चारों तरफ घेर लिया, फिर भी हाथ पांव कुछ तो चलाएंगे। एक अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है उसके पास वहां कुछ अगर इस तरह का बोल्डर्स, ढेला पत्थर दिखा हो, उन्होंने उसको पकड़ा हो, पकड़ने की कोशिश किया हो, क्योंकि बिकॉज ये चलता था, उनका हाथ तो ऐसा हुआ करता था टहनियों को पकड़ने के लिए, पेड़ में रहने के लिए हाथ का ऐसा खुलता नहीं था पूरी तरह से, पकड़ने के लिए उनका था नहीं पंजा ऐसा, तो पकड़ा होगा और इस तरह से डराने की कोशिश किया गया हो। कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। जब अंतिम समय है तो कुछ भी उपाय ढूंढ रहे होंगे, डराने की कोशिश किया होगा। हो सकता है ये भी कि वो मर गया होगा, खा गया होगा, लेकिन 1-2 और आसपास में जो उनके साथ हो, उन्हें के माइंड में ये चला होगा कि ये प्रोटेक्शन का हमारा एक सोर्स हो सकता है, क्योंकि वो डर रहे थे। जब ऐसे कर रहे थे, जब तक हाथ में था तब तक उसे कुछ नहीं किया गया। तो अगला जो जनरेशन आएगा, उनके जो बच्चे होंगे, उनको वो क्या सिखाएंगे कि प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ टूल्स लेके चलना है, जब भी जाना है तो टूल्स लेके। अगले जनरेशन में ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों ने 3 हाथ को, ऐसे 3 पांव को यूज फिर इसको शुरू किया पकड़ने के लिए। फिर धीरे 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 अपने जो पीढ़ी है, जनरेशन है, उसको कहा कि नहीं, 2 हाथों को, 2 इसको पांव जो है इसको कुछ पकड़ने के लिए टूल्स बना करके कैरी करने के लिए यूज करो। तो ऐसे कैसे पकड़ने में बहुत इजी नहीं है,
ऐसे ऐसे बड़ा मुश्किल है। तो फिर अगले जनरेशन को कहा कि भाई ऐसा मत करो, इसको खड़ा करो, ये बचवा को बचपने से खड़ा कर करके सिखाया ले। आप अगर किसी बच्चा को चलने ना सिखाइएगा, उसको खड़ा ही नहीं करिएगा, तो कभी जीवन में चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। उसको बचपन में देखिएगा, छोटा बच्चा होता है, गोद में रहता है, धीरे धीरे खड़ा करने की कोशिश किया जाता है, नहीं, फिर खड़ा करके उसको अपने धीरे धीरे हाथ पकड़ पकड़ के चलाने की कोशिश किया जाता है, तब वो चल पाता है। उसको डर, कई बार गिरता है, पटकाता है, डर भाग जाता है, सबको देखता है इस तरह चल रहा है, तो उसी तरह कहा जाता है कि वो 4 पैर से 2 पैर होने के लिए कई जनरेशन खत्म किया हो सकता है 2-3 पीढ़ी, 2-3 जनरेशन के बाद, आफ्टर 2 और 3 जनरेशन, इट माइट बी द चेंज्ड और इवॉल्व इनटू द बाइपेडल। 2 पैर में हुआ होगा, नहीं 4 पैर से अब क्या हो गया? 2 पैर। अब जैसे ही 2 हाथ फ्री, 2 पैर ये फ्री हुआ, तो भाई चलने का काम तो 2 ही से, बाकी ये 2 कोई और काम में आ सकता है, नहीं। अब इसको ये टूल्स ले जाने में प्रयोग करने लगे, अब टूल्स ले जाने में प्रयोग करने लगे, औजार ले जाने में प्रयोग करने लगे। अब इनकी सुरक्षा तो हो गई। अब इनके पास जब तक टूल्स रहे तब तक कोई बड़े जानवर क्या हो, इसके पास ना सटे। एक इमेजिनेशन ये भी कहता है कि भाई ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि ये जानवर, ये जो लोग थे, ये जो हमारे एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, कभी इसके लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि लंबे समय तक फमाइन पड़ा हो, सूखा पड़ा हो, और जो ये पेड़ पौधों में रह करके फल फूल खाते थे, कुछ ना बचा हो, सब खत्म, एवरीथिंग फिनिश्ड। तब क्या करे? मजबूरन इसे आसपास के जो कीड़े मकोड़े, चूहे, बंदर, बिल्ली, बकरी, जो मन में आया पकड़ के खाने शुरू किया, भूख मिटाने के लिए। फिर वही बात, मरता क्या नहीं करता, नहीं, मर रहा इंसान, इससे बढ़िया कुछ तो खा के भूख मिटाया होगा। तो इनके खाने के लिए दोनों चीजें शुरू हो गई, एक तो पेड़ पौधे से फूड प्राप्त करके, दूसरा एनिमल फूड प्राप्त करके। यानी ये जो कार्निवोरस थे, अब पहले हर्बीवोरस थे, अब कार्निवोरस भी बन गए, मतलब शाकाहारी पहले थे, मांसाहारी भी बन गए, दोनों खाने लगे जरूरत पर, इसलिए ओमनीवोरस जिसको आप कहते हैं सर्वाहारी बन गए, दोनों खाने लगे। मतलब मनुष्य सिर्फ और सिर्फ उनकी एक ही जरूरत था, वो भी था पेट का भूख मिटाना, एंड देयर वाज नो अदर नीड, क्योंकि वो सिखा ही नहीं था। बट विद इन द टाइम पीरियड, धीरे धीरे समय के दौरान इसमें क्या होने लगा? बदलाव होता गया। बदलाव क्या होता गया? अब डेली सुबह उठता हो, कहीं तो रात विश्राम करता हो, पेड़ के नीचे, आसपास के नीचे उठता हो, तो सुबह का तलाश क्या करने के लिए जाता है? भोजन की तलाश। वही तो उसकी चिंता है। उठा, बर्छा लिया, भाला लिया, पत्थर लिया और चल पड़ा, निकल के कहां? भोजन की तलाश में, इन द सर्च ऑफ द फूड। इसलिए ऐसे मानव को हंटर गैदरर कहते थे हम। हंट मतलब शिकार करना, से ER लगा दीजिए, इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वाला वाली बन जाता है। जैसे टीच से टीचर, सिंग से सिंगर, टीच मतलब पढ़ाना और पढ़ाने वाला, सिंगर बना टीचर हो गया तो सिंग से सिंगर, गाना गाने वाला। उसी तरह हंट से हंटर और गैदरर, गैदर मींस कलेक्ट करने वाला, गैदरर। इस तरह के प्राणी को हम लोग क्या बोलते थे? हंटर गैदरर। इसका कोई एक फिक्स जगह नहीं था, कभी यहां तो कभी वहां, कभी इधर तो कभी उधर जाता था, नहीं। ये मानव अपने जीवन को ये मानव अपने जीवन में इस तरह से भटक भटक के क्या करते थे? अपनी भूख मिटाते थे और अपना जो है पेट पालने की कोशिश करते थे। लेकिन ऐसा भी हुआ होगा, फिर कहता है इमेजिनेशन, हाइपोथेसिस ये दिया कि शायद ऐसा हुआ होगा कि अब जब इन्होंने पत्थरों को औजार बना लिया, टूल्स बना लिया, तो ये पत्थर को जो एज कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? स्टोन एज, पाषाण काल इसको आप कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टोन एज के समय मानव ने अपना डेवलपमेंट कैसे किया, वो भी आपको देखना पड़ेगा। अब स्टोन एज भी हम कई प्रकार में बांटेंगे। कैसे? शुरुआत में तो ढेला उठा चल देता था, चलो रे, नहीं, लेकिन देखा कि भाई ऐसे मारते हैं तो नहीं भागता है, खोपड़ी लगाया, ब्रेन लगाया, दे यूज द माइंड, ब्रेन, और उस पत्थर को थोड़ा इस तरह से अब क्या किया? इस तरह बनाने की कोशिश करने लगा। मतलब थोड़ा आप इसको शाफ्ट कहेंगे, इस तरह बनाने की कोशिश करने लगा। अब यहीं से मारता, धड़ाम नहीं, घुस जाता होगा,
जैसे ही पेट में घुसता होगा दौड़ के पकड़ लेता होगा, फाड़ने चीरने में, मांस को काटने फाड़ने में उसको हेल्प होता होगा? नहीं, धीरे धीरे इसके औजार जैसे जैसे बदलते गए वैसे वैसे हमने इसका नाम भी बदल दिया है। कुछ जब तक ये इस तरह का यूज करते थे तो हम इसको पैलियोलिथिक एज कहते थे, पैलियोलिथिक, है ना, जिसको आप हिंदी में कहते हैं पूरा पाषाण काल। ये सब नोट कराऊंगा, पहले अभी आप एक समझ बनाइए, है ना। पहले तो आपको समझना है, हिस्ट्री को जोड़ना है, कनेक्ट करना है, माइंड में लाना है कि ऐसे में पढ़ना है। पैलियोलिथिक एज, पैलियो मतलब होता है पुराना, पूरा, और लिथ मतलब जब भी आएगा शब्द तो हमेशा समझिएगा ठोस सॉलिड चीजों को हम लोग लिथ बोलते हैं, तो पैलियोलिथिक। इसके बाद जब औजार इस तरह हुआ तो इसको हम लोग बोले मेसो, मेसो मतलब मध्य, बीच, और लिथिक, लिथिक मतलब वही पत्थर का या कोई भी चीजों का, ठोस चीजों को मेसोलिथिक एज हमने कहा। तीसरा हमने कहा पत्थर का और भी आकार बदल गया, बहुत पतला, नहीं, ये हो गया नियो, नया है, सबसे तीनों में से नया हाल का यही है, इसलिए नियोलिथिक हम लोग इसको बोलते हैं। नवपाषाण काल हम लोग इसे बोलते हैं। तो पाषाण काल को हम तीन भाग में बांटे, स्टोन एज को कौन कौन, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। हिंदी में पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है। इसमें अंतर क्या है? तो अंतर यही है कि पहले तो टूल्स इसका जो है उसका डिजाइन बदला, नहीं, इसमें सीधे बोल्डर जैसा था, इसमें थोड़ा शार्प हुआ, इसमें बहुत शार्प हुआ। अब इस पत्थर के समय तक आते आते, अंतिम दौर तक आते आते क्या होता है, इसे एक ऐसा पत्थर मिल जाता है, स्टोन मिल जाता है, जो आम पत्थर को आप चूरिएगा तो चुरा जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, तोड़िएगा टूट जाएगा। जैसे गिट्टी बोल्डर कैसे टूट जाता है, घर का ढलाई वलाई होता है, देखते हैं ना, गिट्टी गिट्टी देखिए कि नहीं, वो बोल्डर जो है सो टूट ही जाता होगा। आपके एरिया में तो बहुत कोयला है ना, पतरातू, बरही, चौपारण, तो कोयला भी अपने आप में एक पत्थर है, बट उसमें फॉसिल्स ज्यादा होता है, जीव जंतु ज्यादा होता है, जीवाश्म की मात्रा ज्यादा होता है, दैट्स वाई वो बर्न, उसमें आग लगता है। नहीं तो दैट इज ऑल्सो ए स्टोन, एक पत्थर है। इसे एक ऐसे पत्थर मिल गया जो ब्रिटल नहीं होता था, चुराता नहीं था, और वो था तांबा, सॉरी हाँ, कॉपर, नहीं, और कॉपर मिल गया तो वो कॉपर जो है, ये पेज इस तरह से होना चाहिए था, क्यों नहीं होता है? अच्छा, यहां ऐसे हो रहा है, वही सोच रहे हैं ऐसे कहीं नहीं हो रहा। अगर इसको हम बात करें तो ये इस तरह होता था, और तब इसको हम लोग कहें चिल्कोलिथिक एज। जो इस तरह के जो पत्थर मिले, चिल्कोलिथिक एज इसको बोले। चिल्को मतलब होता है क्या, कॉपर का एक ग्रीक नेम के रूप में आप देख सकते हैं, चिल्कोलिथिक एज। इसमें कौन सा चीजें मिल गया, कॉपर, नहीं, और ये कॉपर जैसे ही मिल गया तो अब ये क्या है, ये टूटने नहीं लगा, ये बल्कि फैलने लगा, चौड़ा होने लगा। इससे बनाने में इसका क्या सुविधा हुआ पता है? इससे एरो बना सकता था, तीर जिसको कहते थे हम, धारदार, नहीं, बर्छे बना सकते थे, भाला बना सकता था, तलवार बना सकता था, किसी भी प्रकार को शार्प कर सकता था वो, और वो करने लगा अब ये चिल्कोलिथिक, नहीं बनता है ना उस सबसे, वही तो मेटल से ही नहीं बनाएंगे आप उसको, छुरा भाला ये सब क्या चीज से बनाइए, कोई मेटल से। अब देखिए इसका काम आसान हो गया। अब यहीं से वो बर्छे से फेंक देता था, दूर से छुप के बोल रहा था, धड़ाम से फेंक दिया, कोई जानवर का क्या हो गया, शिकार कर लेता था, हंट कर लेता था। फिर इसके पास देखिए मजबूरी आ गया, क्या मजबूरी आ गया, फिर भूखमरी का सवाल आ गया, स्टार्वेशन प्रॉब्लम स्टार्टेड, फिर भूखमरी की प्रॉब्लम आ गई। कैसे? जानवर डर से अब भाग जाएं। अभी आपके पास, आप एक चिड़िया कोई बैठी हुई है, आप उसके पास जाइए, वो बैठे रहेगा, क्या होगा, क्यों? उसे डर है कि आप उसे मार देंगे, है ना, बोलिए, उसे डर है कि आप क्या कर देंगे उसे। उसी तरह सारे जानवर उससे दूर भागने लगे। अगेन द प्रॉब्लम ऑफ स्टार्वेशन कम, फिर भूखमरी का सवाल आ गया। भाई मजबूरी, मरता क्या करता। अब इन्होंने अलग दिमाग लगाने शुरू किया कि व्हाट शुड बी द परमानेंट आइडिया, क्या ऐसा होना चाहिए। और हर समय मानव का कुछ ना कुछ इन लोगों ने नाम को अलग रखा है।
नहीं, कभी निएंडरथाल तो कभी स्ट्रोलोपिथिक्स, रामापिथिक्स, अलग अलग कुछ नाम दिया है। इन्होंने दूसरा जो प्रोसेस लगाया, सबसे बेहतरीन और सबसे न्यू जो कह सकते हैं, होमो प्रजाति के लोग, ये आप होमो होता है, एक होता है हैबिलस, होमो हैबिलस। ये होमो शब्द समझ जाइए ह्यूमन से है, मानव से है। किससे है? दो शब्द आपको बॉटनी में, जूलॉजी में, बायोलॉजी में मिलता है। इसका मतलब दो क्या दिखाता है? एक उसके स्पीसीज बताता है, दूसरा उसके जीन बताता है। बायो में बायो बॉटनिकल नेम होता है ना, आम का, भैंस का, बकरी का, इस तरह का नेम होता है, आप लोग बायो में पढ़ते हैं अलग अलग। तो दो नाम आपको दिखाई पड़ता है। दो क्या बताता है? एक उसका स्पीसीज बताता है और दूसरा उसका जीन बताता है। तो ये होमो जो दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ह्यूमन। और अलग अलग हो सकता है। अब आएगा होमोसेपियन। होमोसेपियन जो वर्तमान मानव अभी आप देख रहे हैं, हम लोग जो हैं, हम लोग कहते हैं हमारा पूर्वज यही है। इनका पूर्वज ये हो सकता है, इनका पूर्वज और हो सकता है, वो लोग सब इनका पूर्वज है, लेकिन हमारा जो वर्तमान स्थिति का सब कुछ मिलता जुलता है, हमारा एंसेस्टर ये है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग जिस तरह खड़ा होकर चलते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं, सारी चीजें लगभग इसने शुरू कर दिया। कैसे? देखिए, मैं आपको समझा रहा था कि भाई उनके पास फिर से भुखमरी आ गई। तो भुखमरी आ गई तो इन्होंने दिमाग लगाया, ब्रेन लगाया कि व्हाट शुड बी डन, क्या किया जाना चाहिए। तो इनके ब्रेन में ये बात जहन में आया कि भाई ऐसा करते हैं कि ये एनिमल लोग, जानवर लोग, पानी पीने तो आता ही होगा, सबको पानी की जरूरत है। हम लोग पानी के आसपास छुप के रहते हैं। जैसे कोई जानवर आएगा उसको मार देंगे, हमारा शिकार हो जाएगा, हम उसको पेट भर लेंगे, साथ ही साथ वहां पानी भी पी लेंगे। नहीं, अब ये आइडिया जो स्ट्राइक किया इनको, बस दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। अब इनको चिंता खत्म हो गई कि सब आइडिया ही क्यों, उसे लगा हम लोग क्यों जाएं भाई दर दर की ठोकर खाएं। जब प्यासा ही कुआं के पास आ रहा है तो वाई शुड नॉट बी सेटल्ड बिसाइड द वेल, या फिर वाटर रिजर्वियर, पानी के आसपास ही हम लोग क्यों ना सेटल्ड हो जाएं। नहीं, अब वो यहां वहां नहीं भटक रहे हैं। कहां जाकर सेटल होने की प्रयास करेंगे? वो जहां नदी था, अभी तो कुआं है, उसमें नदी हुआ, कुआं तो बनाया, मैन मेड है, कुआं पहले से था, उसको तो मानव ने बनाया। नेचुरली क्या है? नदी है, लेक है, झील है, तो नदियों के आसपास ये आकर के क्या करने लगे? सेटल करने लगे। क्यों? इससे पानी भी मिल जाती थी, एनिमल भी बीच बीच में पानी पीने आता था तो उसको किल कर लेते थे, मछली या और चीजें जो है। साथ ही साथ इसके आसपास हमेशा पेड़ पौधे उगते रहते थे, ये जनरली मरते नहीं थे खत्म, क्योंकि इसका वाटर से यहां से खींच करके नहीं। तो इस तरह से चीजें मानव ने धीरे धीरे कहां बसने शुरू किया? पानी के पास, नदियों के किनारे। साधारण भाषा में समझिए, एकदम हेक्टिक बना के नहीं समझना है, हैवी स्टैंडर्ड बना करके एकदम ऑर्थोडॉक्स टाइप्स का, उस तरह नहीं, आम तरीके से समझिए। मानव का जनजीवन स्थिर हो गया, ह्यूमन लाइफ सेटल्ड बिसाइड रिवर्स। नहीं, और सारी समस्याएं इसकी खत्म। अब देखिए क्या क्या समस्याएं खत्म, कैसे कैसे। तो सारी समस्याएं क्या खत्म बताइए जी? यस, वेरी गुड। ये जो पानी है, अब इसे फूड के लिए, जो हंटर गैदरर का लाइफ था, उससे इसको क्या मिल गया? मुक्ति मिल गया। नहीं मिल गया? यस, इसको मुक्ति मिल गया। इसको जो है फूड के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। वाटर के लिए कोई चिंता की बात है क्या? कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं, और चाहिए ही क्या? शुरुआत में कहा था मानव की बेसिक नीड क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी मतलब भोजन, तो भोजन तो मिल गया, मानव जीवन स्थिर हो गया। सब यही रहने शुरू कर दिए, इसी जगह पर बसने शुरू किए। और धीरे धीरे इन्होंने दिमाग लगाया, भाई हमने ये पकड़ के मार के खा गया, वो आपस में बात करते होंगे, ये तो बड़ा गड़बड़ किया। बोला ऐसा क्यों? अरे इसको पकड़ के बांध दो, इसका बच्चा को खाओ। क्यों हम लोग जंगल से इंतजार करते रहे कि कोई आएगा आएगा? इसी पकड़ो, नहीं, अब पकड़ के बांध दो, और इसका ब्रीडिंग के तहत इसका बच्चा पैदा होगा, उसका बच्चा खाओ, इसको रखो। इट मीन्स एनिमल को भी डोमेस्टिकेशन करने लगा, जानवरों को पालतू बनाने लगा। एक एक जानवर जो उनके जरूरत का था, उसको वो लोग क्या करने लगे?
डोमेस्टिकेट करने लगे, पालतू बनाने लगे। दूसरा आइडिया आया, हम आम खाने के लिए जंगल जाएं, अमरूद खाने के लिए जंगल जाएं, जामुन खाने के लिए जंगल जाएं। वाह, व्हाट द हेल दिस इज, ये क्या हो रहा है, भटक क्यों रहे हैं? नहीं, सोचा तो गछ पे कबाड़ के ना ले आए, यहीं रोप दें। नहीं, पेड़ पौधा हमने जो खाया था, देखें कि बीज उग गया वहां, फिर से ना रोप दें उसको, प्लांटेशन कर दें। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो इसने पेड़ पौधों को भी, प्लांटेशन को भी डोमेस्टिकेट किया। जो चीज देखा कि हमने अभी खा गया था, 2 महीने बाद फिर से ग्रो कर गया, तो उसमें दिमाग लगाया कि इसको अगेन एंड अगेन ग्रो किया जा सकता है। नहीं, और जो बार बार हम लोग काम करते हैं, जो जीवन में कोई भी काम, तो वो हमारा बन जाता है कल्चर। वो क्या बन जाता है? जो भी काम आप कर रहे हैं, डेली में जो आप कर रहे हैं, रोज रोज, वो हमारा दैट इज आवर कल्चर। अब इन्होंने जो काम रोज करने शुरू कर दिया, हमेशा करने कर दिया, बार बार पेड़ पौधे उगाने लगा, तो उसको विद्वानों ने किताब लिखते समय उसका कुछ एक स्पेशल टर्म का प्रयोग किया और उसको कहा एग्री। एग्री मतलब हो गया प्लांट्स एंड एनिमल्स। और हमारा रोज ये हम करते हैं, हमेशा करने लगे, ये बार बार उगाने लगे, तो दैट्स वाई ये क्या शुरू कर दिया बताइए? तो मानव ने सबसे पहला काम क्या सीखा सेटल्ड होने के बाद? एग्रीकल्चर। नहीं, इसलिए इसको इकोनॉमिक्स के भाषा में बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ द पीपल, ऑफ द ह्यूमन बीइंग। मानव की प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक गतिविधि, प्राथमिक क्षेत्र कौन है? एग्रीकल्चर। इसमें क्या क्या आ जाएगा? प्लांटेशन प्लस एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पेड़ पौधे भी और जानवरों को पालतू बनाना, डोमेस्टिकेशन करना। मतलब प्राइमरी एक्टिविटी में एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आ गया। नहीं, कहां बसे हैं ये? नदी के किनारे, रिवर के आसपास। इसीलिए कहता है, अब पहले यहां समझिए, पूरी दुनिया में इस प्रकार के 4 नदियों के किनारे लोग बसे और वहीं से दुनिया की शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है पूरे दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा। और वो है एक, यहां पर आप देखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लू रिवर। इसको मैं लिखाऊंगा आपको सारा चीज। ब्लू रिवर, जिसको आप नील नदी भी बोलते हैं, नाइल नदी जिसको आप बोलते हैं। और ये ब्लू रिवर के आसपास जो देश है वो है इजिप्ट, मिस्र जिसको बोलते हैं। इसलिए यहां के जो आसपास बसे, इसको हमने बोला इजिप्ट सिविलाइजेशन। कौन सिविलाइजेशन? इजिप्ट सिविलाइजेशन। अगर हम कहें पहला जो हमारा बसा है ना, तो हमारा बसा वहां क्या? पहला नंबर इजिप्ट सिविलाइजेशन। क्लियर है यहां तक? कौन नदी के किनारे? नाइल नदी, है ना, ब्लू रिवर। हिंदी में इसको मिस्र की सभ्यता बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारा नाइल रिवर, ब्लू रिवर के किनारे। दूसरा लेते हैं, आइए देखते हैं। यस, दूसरा जो है हमारा भारत में, यहां पर अगर आप जोड़ते हैं तो इस जगह को यहां जोड़िएगा तो भारत मिलेगा। और भारत के यहां पर एक नदी हमारा इधर से आया और ये है इंडस रिवर, सिंधु नदी इसको बोलते हैं। और इसके आसपास जो लोग बसे वो हमारे क्या कहलाए? इंडस रिवर सिविलाइजेशन के लोग, है ना। इंडस, है ना, इंडस हमने कहा, इसको क्या बोलेंगे? इंडस रिवर सिविलाइजेशन। क्लियर है यहां तक? तीसरा हमारे पास जो आया, वो हमारे पास क्या आया वो देखिए। यहां पर एक जगह है, इस जगह पर ऐसे, यहां 2 नदियां हैं। एक नदी का नाम है टिग्रिस, दूसरा का नाम यूफ्रेट्स। हिंदी में कहते हैं दजला और फरात, 2 नदी अलग अलग है। और अभी अभी मैंने आपको यहां मेसो एक शब्द बताया था। मेसो का मतलब बीच होता है, मध्य होता है। तो यहां एक घास का मैदान उपज के आया, यहां इस तरह, और यहां मैदानी क्षेत्र हुआ, यहां बहुत लोग बसे, बहुत लोग बसे। कौन? 2 नदियों के बीच, एक टिग्रिस एक यूफ्रेट्स के बीच में, दजला और फरात के बीच में। तो बीच वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? मेसो। और इसको हमने बोला मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन। जैसे इराक, ईरान, ये सब देश आपको यहां दिखने को मिलता है। तो तीसरा जो सिविलाइजेशन पूरी दुनिया में आप देखते हैं वो क्या है? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। एनी प्रॉब्लम? यहां तक कोई दिक्कत?
चौथा सिविलाइजेशन जो पूरी दुनिया में निकल के आया वो है चाइना के पास। यहां चाइना में एक है हांगहो रिवर, जिसको आप येलो रिवर भी कहते हैं, पीली नदी भी कहते हैं। और चूंकि वो देश क्या है, चाइना, इसलिए इसको हम लोग यहां चाइनीज सिविलाइजेशन बोलते हैं, चाइनीज सभ्यता बोलते हैं, चाइनीज सिविलाइजेशन, चीन की सभ्यता। पूरी दुनिया के बारे में कहा जाता है यही 4 सभ्यताओं का विकास हुआ, 4 सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, जो इजिप्ट सिविलाइजेशन, इंडस वैली रिवर सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन, 4 सभ्यताओं का विकास हुआ। कहां, मैंने पहले भी कहा, नदी, लोग कहां बसे जा जाके, नदी के किनारे, निश्चित रूप से कोई ना कोई नदी के किनारे बसे होंगे। नहीं, अब देखिए नदी के किनारे बसे, ये है हमारा नदी, नहीं ये रिवर है। लोगों की इच्छा क्या होगी, सब हम यहीं आकर के बसें? नहीं भाई, नहीं बसेगा यहीं। क्यों? इजी, इनके जरूरत के जो चीजें हैं वो सारी चीजें यहां अवेलेबल था। नहीं, अब यहां मान लेते हैं ठीक है, पॉपुलेशन हो, आबादी हो 5, 10, 20, 50, तब तक तो ठीक है, यहां रह लिया, यहां रह लिया, रह लिया। जिस दिन 5 लाख आबादी होगा, सब यहीं रह पाएगा? रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो क्या होगा? आपको कहेगा कि वहां जाइए, आप जाना पसंद करिएगा? क्यों नहीं कहिएगा? भाई वहां हमको कुछ मिलवे नहीं करेगा तो वहां क्यों रहेंगे? ना यहां पेड़ पौधे उगेंगे क्योंकि पानी नहीं है, खेती नहीं हो सकता है जिसको आप बोलते हैं, ना ही यहां एनिमल आएंगे पानी पीने के लिए, तो फिर व्हाई शुड गो देयर, वहां क्यों हम जाएं? तब आपस में क्या होगा? झगड़ा। नहीं, एक बेंच में 20 आदमी बैठने के लिए मैं कहूं तो आपस में क्या होगा? झगड़ा, क्लेश, मनमुटाव। और उस क्लेश के बाद, झगड़े के बाद झगड़ा चलते रहेगा। झगड़ा में जो ताकतवर होगा, पहलवान होगा, बहादुर होगा, वो क्या होगा? जीतेगा, और उस एरिया का डॉन बनेगा, बॉस बनेगा, राजा बनेगा, जिसको जो कहिए। नहीं, यहां एक बन के उभरेगा और वो कहे जब जो मैं आप कह रहा हूं वही करोगे तुम। नहीं, यानी ये आदमी अब फैसला करेगा कि कौन यहां रहेगा और कौन नहीं रहेगा। यानी राजा बनाएगा अब यहां के लोगों के लिए नीति, पॉलिसी। तो बनेगा क्या? राजनीति, जिसको आप पॉलिटी में पढ़ते हैं। पॉलिटी में क्या पढ़िएगा? राजा का नीति, मतलब राजा ने कौन कौन नियम बनाया। राजा कई प्रकार के हो सकते हैं, जबरदस्ती मार के बन गया राजा, नहीं, या आपने बना दिया राजा। भारत में भी ऐसा थोड़ी है कि नहीं है, अभी भी वही है। भारत के हेड, भारत के राजा कौन? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। लेकिन ये जबरदस्ती मार के बनने वाला राजा नहीं है। राजा या रानी या महारानी जो भी कहिए, ये हम लोगों के द्वारा चुने हुए ही राजा है। नहीं, अलग अलग दौर में इस राजा या महारानी का नाम अलग अलग हुआ। मुगलों ने इसे बादशाह कहा, दिल्ली सल्तनत के लोगों ने सुल्तान कहा, किसी ने खलीफा कहा, अंग्रेजों ने गवर्नर जनरल कहा, वायसराय कहा। सबने राजा का नाम तो बदला है, बट काम वही होता है कि राजा वहां के लोगों के लिए कुछ पॉलिसी बनाए, नियम बनाए। उसी को आप किस में पढ़ते हैं? पॉलिटी में, राजनीति में पढ़ते हैं, राज व्यवस्था में पढ़ते हैं। भाई आदमी सेटल्ड होगा तब तो उसकी सारी चीजें शुरू होगा। मैंने कहा आदमी, मनुष्य सबसे पहला काम क्या सीखा? एग्रीकल्चर, नहीं, प्लांटेशन, एनिमल हस्बेंड्री। फिर कुछ वर्ष के बाद उन्होंने ये दिमाग लगाया कि भाई हम धान खा जाते हैं ऐसे ही, उसका छिलका गला में फंस जाता है, कहा वो मर गया, टपक लिया, नहीं तो क्या करें? तो सोचा इसको कुछ नहीं कर, छील नहीं सकते हैं क्या? तो धीरे धीरे दिमाग लगाया और वो जाता, आप लोग जानते हैं दाल दरने वाला, नहीं आप लोग देखे होंगे, हाथ से चलाने वाला मशीन, उस तरह का, इस तरह की चीजों को इन लोगों ने शुरुआत किया और अपना काम को क्या किया? आसान बनाया। और जो हमारे काम को आसान बनाता है उसको बोलते हैं मशीन। मशीन मतलब बिजली से चलने वाला नहीं है मशीन, जो भी हमारा काम को आसान बना रहा है दैट इज आवर मशीन, टेक्नोलॉजी। उस समय वही टेक्नोलॉजी था, वही मशीन था। आज आप बिजली से चलने वाले मशीन बना रहे हैं, अंतर वही है। उस समय आप हाथ से ऐसे ऐसे एनर्जी लगाते थे पूरा शरीर का,
उस समय अभी आपका कौन एनर्जी दे रहा है? बिजली एनर्जी दे रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जा रहा है उसमें। बट विदाउट एनर्जी हम अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं कहीं, और शिफ्ट करने के बाद वो धीरे 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 उसको आप प्रक्रिया में करके, तो ये मशीन यज्ञ आया। और मशीन से करने लगे तो मनुष्य ने दूसरा काम क्या सीखा? मशीन चलाना, जिसको आप बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज, द्वितीयक कार्य। ये इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा आप, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तृतीयक काम क्या होगा? किसी के पास खेत नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, किसी के पास मशीन नहीं है, तो कैसे जिएगा? तो हमारे खेत में आके काम करिए और जाइए, हम आपको बदले में कुछ अनाज देंगे, सर्विस दे देना। आप अपनी मेहनत बुद्धि बल खटा के जाइए और इसको सर्विस दे, तो उसको टर्सरी एक्टिविटी हम कहते हैं, तृतीयक। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सब सब्जेक्ट आपस में जुड़ा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स नहीं, क्योंकि हम सबको जोड़ते हैं मानव से, ह्यूमन बीइंग से। मानव है तो सब सब्जेक्ट है, मानव नहीं है तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, नहीं। और मानव ने जैसे ही अपनी जीवन शुरुआत किया, सेटल्ड लाइफ नदियों के किनारे, और वो शुरू करने वाले मानव को हम लोग बोलते हैं कौन? होमो सैपियन, नहीं। और ये कब? मात्र आज से 12,000 साल पहले की बात है। आप मानव की इतिहास देख रहे हैं 2.5 बिलियन ईयर्स एगो, लेकिन उतने दिन में धीरे 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 मानव आकर के खड़ा हो पाया, सेट हो पाया कहां पर? नदियों के किनारे में। आज से मात्र कितने? 12,000 ईयर्स एगो। मतलब बाकी 24,88,000 ईयर बेकार। उसमें मनुष्य ने 4 पैर से 2 पैर में आने में, पत्थरों का औजार बनाने में, इधर उधर करने में, भटकने में, खड़ा करने में, यहां से क्या है कर दिया। और मात्र 12,000 में मनुष्य इतना तेज डेवलप किया कि धरती तो छोड़ो, दूसरे ग्रह पर चल गया, नहीं, ऊपर उड़ गया भाई। तो शार्प डेवलपमेंट किया है मानव ने इधर के आकर के। अब आपको यहां मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मानव इतिहास, तो आपने देखा कि मानव ने कैसे कैसे क्या है अपना डेवलपमेंट शुरू किया, और 4 जगह सिविलाइजेशन शुरू हुआ और 4 जगह इतिहास की शुरुआत होती है। आपको जो सिलेबस में पढ़ना है, हमें चारों सिविलाइजेशन नहीं पढ़ना है, नहीं। पहला जो मोस्ट है हमारा सिलेबस, उस सिलेबस में हमारा इंडियन हिस्ट्री ज्यादा पढ़ना है, और कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट्स कुछ पढ़ने हैं। हाँ, कुछ कम है, वो बहुत कम है। तो अगर हम भारत के इतिहास की बात करें पहले इंडियन हिस्ट्री में, तो पहला तो एक चैप्टर आपने देखा कि जो हम लोग अभी जितने सारे चर्चा किए, नहीं, वो हमारा अब हिस्ट्री को अगर हम पढ़ने के दृष्टि से चर्चा करें कि हम पढ़ेंगे कैसे और इसको बनाएंगे कैसे, तो इसे हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक एज पर एविडेंस, एविडेंस के आधार पर, स्रोतों के आधार पर कि कुछ प्रमाण मिला है, इसके आधार पर 3 पार्ट में हम उसको बांट सकते हैं। एक हम कहेंगे प्री हिस्ट्री, पहला कौन कहेंगे? प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में क्या होगा? कोई भी रिटेन एविडेंस नहीं है, कहीं कुछ लिखा पढ़ा नहीं। वो जंगल में ऐसे ही घूमता था, वो कब लिखेगा? 4 पैर से चलता था, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्री हिस्टोरिक पीरियड, है ना। प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब इसमें नो रिटेन क्या एविडेंस, कोई भी लिखित इसमें क्या नहीं है, प्रमाण नहीं है। वेरी गुड। तो भाई जानकारी कैसे मिल रहा है? हाँ हाँ, वेरी गुड। अभी तो हमने बताया कि भाई इनके फॉसिल्स को, हड्डी को रख रख के हम क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त करते हैं कार्बन 14 के थ्रू, कार्बन 14 मेथड के थ्रू से, नहीं। इसको हम लोग चर्चा करते हैं और हम लोग इसको पता करते हैं। और क्या हो सकता है? इनके समय में कुछ पत्थर, कुछ टूल्स, कुछ यूज अगर आप करते होंगे तो ये हमारा जो है सो पता चल जाएगा। दूसरा पीरियड जो हम लोग लेते हैं, दूसरा पीरियड जो हम लोग लेते हैं वो हमारा होता है प्रोटो हिस्ट्री। ये हम स्रोत के आधार पर बांट रहे हैं, सोर्सेस के आधार पर, एविडेंस के आधार पर। इसमें रिटेन एविडेंस है, ध्यान रखिएगा, रिटेन एविडेंस है, बट पढ़ा ही नहीं गया है, कांट बी डेसिफर्ड, इसको पढ़ा नहीं जा पाया। अब ऐसे 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 कुछ लिखल है, उसको लोग समझेगा तब ना आइडिया लगाएगा।
कि हाँ ये क्या है, तो इसको पढ़ नहीं पाया है। इसकी भी जानकारी हमें किससे मिलती है? फॉसिल्स के सहायता से भी हम जान पा रहे हैं। तीसरा होता है हिस्ट्री, इतिहास। इस इतिहास में रिटेन एविडेंस भी है, पूरा हम पढ़ लिए हैं। जैसे जो आप आज जानते हैं मुगलों के बारे में, ब्रिटिश के बारे में, सारा चीजों के बारे में रिटेन भी है, और क्या है, फॉसिल्स भी है, नहीं, और क्या है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है, जिसको हम लोग पुरातत्व एविडेंस कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल, जिसको पुरातत्व, मतलब यहां भी आप इस सबको आर्कियोलॉजिकल ही कह सकते हैं। आर्कियोलॉजी मतलब कुछ पत्थर का औजार मिल गया है ना, ये सब सारी चीजों को आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें दिखाई पड़ेंगे। पुराने तत्व, आर्कियोलॉजिकल मतलब पुराने तत्व, पुरानी चीजों से। अब हम पा लिए वही जाता, तो उस पर खोज करिएगा ना भाई, ये कैसे चलता होगा, कौन चलाता होगा, कुछ तो आइडिया लगाइएगा ना इस पर। तो इन सभी सारी चीजों से हम लोग जानकारी करते हैं हिस्ट्री को 3 प्रकार से। ये स्रोत के आधार पर हमने बांटा, सोर्सेस के आधार पर बांटा, लेकिन टाइमलाइन के आधार पर अगर बांटिएगा तो आप जो है एक अलग कैटेगरी में बांटिएगा। देखिए टाइमलाइन के आधार पर, टाइमलाइन के आधार पर अगर बांटिएगा तो पहला हम एंशिएंट हिस्ट्री कहेंगे, और दूसरा मेडाइवल हिस्ट्री बोलेंगे, जिसको मध्यकालीन इतिहास बोलेंगे, और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री हम बोलेंगे, जिसको आधुनिक इतिहास आप कहते हैं। ठीक है। अब मैंने कहा कि हमें पढ़ना है मोस्टली इंडियन हिस्ट्री। मोस्टली क्या पढ़ना है? इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री को हम क्लासिफाई करते हैं इसमें ला करके, इंडियन हिस्ट्री टाइम पीरियड, टाइमलाइन लिखते हैं, सीधी बात, टाइमलाइन। अब आपको बताइए पूजा, इनमें से कौन है इंडियन हिस्ट्री? 4 प्रकार का आप देखे थे सिविलाइजेशन, नहीं, 4 प्रकार के क्षेत्र उभर के आए, 4 जगहों लोग अपने अपने लाइफ को सेटल किया, तो भारत वाला कौन है? वेरी गुड, इंडस होगा। मैंने पहले भी आपको बताया मैप में कि भाई हम जो है यहां हैं भारत में, और इस नदियों के आसपास जो बसा वो हमारी हिस्ट्री होगा, हमारा इतना इतिहास होगा। हम इसी चीज को ढूंढ रहे थे, इतना देर से चल रहे थे और डिस्कस कर रहे थे। कॉमनली हम इसी चीज को जानने की प्रयास कर रहे थे। अब हम कह रहे हैं कि सर हमारी हिस्ट्री शुरुआत होती है, हम कहते हैं कि भारत की अगर हिस्ट्री की बात करें तो हम पहले लेते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, नहीं, और एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे पास कहां से कहां तक बटेगा? तो आप कहिएगा हमारे पास यहां से यहां तक बटेगा कि सर हम शुरुआती तौर पर से अगर हम देखने के प्रयास करें तो सबसे पहला हिस्ट्री हमारा आईवीसी ही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग हिस्टोरियन इसके बारे में अलग अलग टाइमलाइन बताते हैं कि कब था, क्योंकि इसके पास रिटन एविडेंस है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, इसलिए बहुत बातें रहस्यमय है, सिर्फ अंदाजा ही लगाए हैं, हाइपोथेसिस ही है, नहीं, इसलिए इसको जो है कार्बन 14 मेथड के माध्यम से माप सकते हैं हम लोग, नहीं, तो इसके माध्यम से आप देखिएगा तो 2300 से 1750 इस माध्यम से जो है सो एक माना जाता है। वैसे कई हिस्टोरियन है, अलग अलग नाम दिए हैं, अलग अलग टाइमलाइन दिए हैं, ये बात मैं आपको बताऊंगा। बीसी की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद दूसरा नंबर में एक लंबे समय तक कहा जाता है कि भारत के इतिहासों का बहुत सारी चीजें नहीं पता चल पाया, 1750 है, और इसके बाद 200-250 साल तक का नहीं पता चलता है, अभी तक बहुत सारी चीजें उभर के नहीं आई है। फिर हमारे पास आता है एक वैदिक एज, जिसमें वेदों से जानकारी मिलती है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसके बाद मैं भारत के इतिहास की मैं बात कर रहा हूं, भारत का बीसी और एडी में अंतर समझ रही है ना? जैसे आप बताइएगा कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए रमेश, इसका जन्म हुआ है 5 एडी बीसी को, अरे बीसी को, ठीक है, और अभी चल रहा है 5 एडी,
ये कितना नंबर बर्थडे है इसका, आपको बताना है। अच्छा आप बताइए। नहीं, हम पूछ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप हैं, आप जन्म लिए थे 5 BC में, ठीक, और अभी चल रहा है 5th AD, तो आप अभी कितना नंबर का बर्थडे मनाइएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, कौन सा? बोलो बोलो। हाँ, 500 साल। आप नहीं पता? BC घटते जाता है, घटता है। जैसे अभी 5 BC है, 5th BC है ना, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। अब 5वीं के बाद कौन आएगा? चौथा, चौथा के बाद तीसरा, और तीसरा के बाद दूसरा, और दूसरा के बाद पहला, पहला के बाद शून्य। जैसे कोई 5वां होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर क्या? 4 कैसे हो गए? 5, तीसरा, 4, 3, 2 और क्या? 1, और फिर शून्य। ये वाला बढ़ता है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 इधर और 5 इधर, कितना होगा? 10 सेंचुरी होगा ना। 100 साल बराबर 1 सेंचुरी, तो 10 सेंचुरी होगा। समझ में आया बात? कि 5 इधर और 5 इधर। अब कोई सेंचुरी आपको कहेंगे, मान लीजिए हम कहेंगे 60th सेंचुरी, CE सेंचुरी, या फिर हम कहेंगे AD, इसका मतलब आप क्या समझिएगा? इसका मतलब क्या समझिएगा? हम बोलेंगे आपको कि 16th AD में ऐसा घटना हुआ, तो आप क्या समझिएगा? 1600 साल पहले। और आप बताइए। 1600 साल पहले। इसका मतलब आपको यह समझना है कि 1501 से 1501 से लेकर 1599 तक की घटना को हम 16th बोलेंगे। इस बीच में कुछ हुआ होगा, नहीं समझ में आया? मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए, देखिए, समझ गए? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 1215 में रह रहा है, या 1215 की 1215 की घटना है, तो क्या बोलेंगे? कौन सी सदी का आदमी है, कौन सी सेंचुरी का आदमी है? 13 सेंचुरी का। कब से कब तक? 1201 से 1299 तक का जो घटना होगा, वो 1299 तक की, इसको हम 13th सेंचुरी बोलेंगे। हो गया? बात समझ में आया? तो इसी तरह से मैं वहां आपको समझा रहा था कि अगर हम 5वीं AD कह रहे हैं, ईस्वी है ना, 5th सेंचुरी कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? 401 से लेकर कहां तक? 499 तक का होगा। और कोई अगर हम लोग BC, अब ये खत्म हो जाएगा 5वां, जैसे भी आपका क्या चल रहा है? 2025, कौन सा सेंचुरी चल रहा है? 21st। जब ये पूरा हो जाएगा 99, नहीं तो क्या आ जाएगा? 22nd सेंचुरी शुरू होगा। 21 के बाद ये 20 ऐसे ना आएगा, 21 होगा, 2101, 2102 चलेगा भैया। ये 2099 खत्म होने के बाद 2100 आएगा ना, लेकिन सेंचुरी हो जाएगा वो 22वां, एक आगे बढ़ के। क्लियर हुआ? अब 22वें सेंचुरी में आप रह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं 20 के बाद 21 आ रहा है, 21 के बाद 22 आ रहा है। नहीं, इसके पहले 19 था, उसके बाद पहले 18 था, 17 था, 15 था। इसी तरह जो AD होगा क्या? बढ़ते जाता है, लेकिन BC क्या होता था? घटते जाता था। BC में ऐसा नहीं होता था। BC में अगर मान लीजिए 5 BC है, तो अगला बार क्या होगा? 4 BC होता। समझिए? उसमें घटते 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 शून्य पर आया, और शून्य के बाद फिर से ये शुरू हुआ है, जो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हो पाया कंसेप्ट? बात समझ गए ना? तो मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये हम BC की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। किसकी बात कर रहे हैं? BC की। और हम एंशिएंट हिस्ट्री में ये 200-250 साल का जो गैप है, वो आप देखिएगा आगे नहीं मिलता है कोई हिस्ट्री मिलता है फिर हमें कहां से? 1500 BC से लेकर 600 BC तक, जिसको वैदिक एज कहा गया। कौन एज कहा गया? वैदिक युग। क्यों वैदिक युग? क्योंकि इनकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। एक किताब है, टेक्स्ट है,
ग्रंथ है जिसको हम लोग वेद बोलते हैं, जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, 4 इंपॉर्टेंट वेदा है। और इसलिए इन वेदों से जो जानकारी मिला है, और उस युग को हमने पूरा बांट दिया, किस युग में? वैदिक युग। समझ गए? उनमें 2 पार्ट को फिर इसमें बांटते हैं। एक महत्वपूर्ण वेद जो है सबसे पहले मिला ऋग्वेद, हम लोग को सबसे पहले हम लोगों ने संकलित किया, बनाया और ढूंढा। और ऋग्वेदा से जो हमें जानकारी मिली, कब के कब तक का? 1500 से 1000 बीसी तक का हमें जानकारी किस काल का मिलता है? ऋग्वेद से। तो हम कहते हैं ऋग्वैदिक हिस्ट्री या ऋग्वैदिक एज हिस्ट्री। ये ऋग्वेद से ही इसकी जानकारी मिलती है। फिर अगर आप देखिएगा तो 3 अन्य वेद जो 1000 से लेकर कितने बीसी? 600 बीसी तक का, बीसी चल रहे हैं, पीछे वाला घट रहा है, देख रहे हैं ना? ये जानकारी हमें अन्य वेदों से मिली। तो अन्य कौन कौन वेद है? अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों वेदों को पढ़ने के बाद कुछ कुछ जो जानकारी हमें मिली कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, कौन धर्म मानते थे, कौन पूजा पाठ करते थे, क्या करते थे, वो तमाम चीजें हमें अन्य वेदों से मिलती है, जो ये 1000 से 600 बीसी का जानकारी देता है। नहीं, इसके बाद आप देखिएगा धीरे 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 क्या होगा, ये वैदिक युग जब खत्म होगा, लास्ट आते जाएगा, तो यहां लोग यहां वहां रहते थे, छिट छिट के रहते थे। हाँ, हो गया, छिट छिट के रहते थे, जैसे तैसे रहते थे। अब धीरे धीरे लोग क्या है, एक बस्ती में रहने लगे, आबादी बढ़ने लगा, पॉपुलेशन बढ़ने लगा। नहीं तो पहले इतना बड़ा था, पहले इतना बड़ा था, फिर ये इतना बड़ा था, फिर इतना बड़ा हुआ, तो इसका नाम बदलते गया। जैसे कुल से बड़ा परिवार हुआ, फैमिली, और परिवार से बड़ा जन हुआ, एक इतना बड़ा जहां 100 लोग कम से कम रहेंगे उसको जन बोले। जन से बड़ा जनपद हुआ, एक डिस्ट्रिक्ट के जैसा, और फिर एक महाजनपद हुआ जो एक देश और एक राज्य के जैसा हो गया। और इसी तरह पूरे भारत में 16 महाजनपद बने अलग अलग, जिसमें मगध जनपद, महाजनपद, कुरु महाजनपद, अलग अलग क्षेत्र। जैसे मान लेते हैं कि एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह अलग अलग क्षेत्र में 16, जैसे अभी आप 28 राज्य देखते हैं ना, 28 राज्य, उसी तरह 16 बड़े बड़े महाजनपद बन के उभर आए, उसको उसमें महाजनपद बोलते थे। ठीक है, वो हम लोग आगे और चर्चा करेंगे, आज इतने रखेंगे। तो अभी एक क्लास और कंसेप्ट में ही थोड़ा निकलेगा, उसके बाद चीजों को मैं लिखवाऊंगा। एक बार आप सभी चीजों को अगर जोड़ लीजिएगा हिस्ट्री में तो बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। हिस्ट्री बोरिंग नहीं होगा, हिस्ट्री में सॉलिड मार्क्स आप उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना, तो हिस्ट्री बेकार है, लगेगा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब है बेवफा, रात को याद करो सुबह को सफा, नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू। फिर आप